वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमारी कंट्री को सिक्योर रखे, कोई बाहरी नेशन आके हमारे पे अटैक ना कर दे। तो आज आप पढ़ोगे कि नेशनल सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे करती है हमारी गवर्नमेंट, हमारी मिलिट्री, हमारे को सिक्योर वो लोग कैसे करके रखते हैं। और जो सिक्योरिटी मैटर होता है उसको ना काफ़ी मतलब कि ऐसे सीक्रेटिव मैटर दिखाया जाता है। जैसे कि जो हम आम लोग हैं ना, वो जैसे कहते हैं ना, इट्स अ मैटर ऑफ जो है नेशनल सिक्योरिटी। आप काफ़ी सारे जैसे आजकल शोज़ देखते हो ना, जो है हमारे आप नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखते हो, कुछ प्राइम पे देख रहे हो, जो आजकल बहुत सारी वेब सीरीज से बनती है जिनमें जो हमारी कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं उनको हाईलाइट करा जाता है। तो आप देखते हो कितना सीक्रेटिव सा सब कुछ हो रहा होता है, अंडर कवर होकर काम करा जाता है। तो आज आप देखोगे कि सिक्योरिटी का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। हम इंसानों को भी तो पता होना चाहिए, नॉर्मल पीपल वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है एक्चुअली में सिक्योरिटी, हमें किस चीज़ को सिक्योर करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर। और उसके बाद आप आजकल के समय में जो नए ऐसा, अब हमें सिर्फ इस चीज़ से सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बाहरी दुश्मन आके हमारे पर हमला कर दे। आज के समय में सिक्योरिटी की और भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। जैसे कि कुछ ऐसे देश हैं वहाँ बहुत गरीबी है, वहाँ के गरीब लोग बहुत ही बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उन्हें भी सिक्योर करने की ज़रूरत है कि उन्हें जो है वो उस गरीबी से बाहर निकले। जो नई डिजीज़ेस आ रही हैं, जैसे कि कोरोना वायरस आया, तो वो हम सबकी सिक्योरिटी पे थ्रेट था, तो उसको कैसे डील करा पूरे के पूरे वर्ल्ड ने। और ग्लोबल वार्मिंग है, वो भी आज के समय पे सिक्योरिटी का ही रीज़न है। हमें अपनी जो है पूरे वर्ल्ड को सिक्योर करने की ज़रूरत है, वरना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वी विल डाई। तो आज आप ये भी पढ़ोगे कि ट्रेडिशनल वे में सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम मिलिट्री आर्मी के रोल पढ़ते हैं, और जो नए सोर्सेज ऑफ थ्रेट आ रहे हैं बदलती हुई दुनिया के साथ, वो भी आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक 1 पे चलते हैं। टॉपिक 1 है कि भाई सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी मतलब अगर हम हिंदी में अपने सिक्योरिटी मतलब हमें कोई खतरा नहीं है, खतरे को इंग्लिश में थ्रेट कहेंगे। तो सिक्योरिटी मतलब क्या है कि अगर आपको कोई खतरा नहीं है मतलब आप सिक्योर हो। बट अब ऐसे तो जैसे कि हमारी जो कंट्री है वो चारों तरफ से हमारे जो बॉर्डर हैं वो सेफ़ है, हमारी आर्मी ने हमें सेफ करके रखा हुआ है, कोई हमारे पे भारी हमला नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे हमारे को कोई खतरा नहीं है, हम सिक्योर है। बट सिक्योरिटी तो हर चीज़ में हो सकती है। तुम्हारे जो जेब में तुम 60-70 हज़ार का मोबाइल लेके घूम रहे हो, बाहर जा रहे हो, उसको भी खतरा है, वो चोरी हो सकता है। तुम स्कूटी पे जा रहे हो और तुम जो है गाड़ी में कहीं जा रहे हो, तो भी एक इंसान की जो है, कोई भी इंसान जा रहा है उसकी लाइफ को कहीं ना कहीं खतरा होता है कि कहीं अगर वो अगर उसने बहुत स्पीड तेज कर दी तो कल को उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, वो भी खतरा है। आप जब घर से कहीं बहुत दूर जा रहे होते हो, तो आपके पेरेंट्स जब बैठे होते हैं घर पे, आप अकेले ट्रैवल करके जा रहे होते हो, चाहे ट्रेन से हो चाहे बस से हो, तो भी वो लोग डरते हैं कि अरे बच्चा हमारा जो है ना सही सलामत जगह पे पहुंच जाए। तो उनको भी लग रहा होता है कि कोई खतरा ना हो जाए, तो वो भी सिक्योरिटी में आता है। हर पेरेंट चाहेगा उनके बच्चे सिक्योर है। आप चाहोगे आपकी बिलोंगिंग, तुम स्कूटी खड़ी करके अपनी बाहर गए हो कहीं, ठीक है, बाहर स्कूटी खड़ी है और तुम कहीं अंदर गए हो, तुम्हें ये लगा रहेगा यार मेरी बाहर स्कूटी ना सही से पार्किंग में खड़ी हो, कोई चोरी वोरी ना हो जाए। तो सिक्योरिटी तो हर चीज़ की ज़रूरत है। घर में जो पैसा रखा है हम उसको भी सिक्योर करते हैं, बैंक में रखते हैं। तो सिक्योरिटी तो बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। आज के समय में हम इंसानों को भी और मटीरियल थिंग्स को भी खतरा तो है, या चोरी होंगी या टूटेंगी या फिर कुछ एक्सीडेंट हो सकता है या एनीथिंग एल्स। तो क्या हम हर ऐसे पढ़ने लग जाए तो दिमाग ही खराब हो जाएगा? तो नहीं गाइस, हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को सिक्योरिटी में स्टडी नहीं करते हैं। हम जो मेजर थ्रेट्स होते हैं ना, कुछ ऐसे थ्रेट जो हमारे नामो निशान मिटा सकते हैं, उसको जो है सिक्योरिटी में स्टडी करते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हमारी कोर वैल्यू कहते हैं, इसको जो मैं कह रही हूँ ना कि नामो निशान ही मिटा दे हमारा, तो जो भी खतरे हमारी कोर वैल्यू, जैसे हमारी ज़िंदगी हो गई, हमारी जो नेशन की बाउंड्रीज हो गई, जैसे कि जो उनको खतरा पहुंचाती हैं, उनको हम सिक्योरिटी में पढ़ते हैं। तुम्हारी लाइफ सिक्योरिटी का मैटर है, हमारी जो नेशन की बाउंड्रीज है वो सिक्योरिटी का मैटर है, उसको हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। बट ये छोटी मोटी चीज़ें कि भैया चोरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो नहीं पढ़ते हम। जो मेजर सीरियस इश्यूज होते हैं एक इंसान की लाइफ को लेकर, कंट्री की बाउंड्री को लेकर कि कोई आके कब्जा ना कर ले, कोई आके हमारी कंट्री के ऊपर कोई बॉम्ब ना फेंक दे, वो सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं सिक्योरिटी में, बाकी चीज़ों को नहीं। तो ये मैंने हिंदी में समझा दिया है, यही चीज़ बुक में इंग्लिश के अंदर बहुत टिपिकल लैंग्वेज में समझा रखी है, तो अब तुम्हें वो टिपिकल नहीं लगेगी क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो अगर हम देखें सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है, तो सिक्योरिटी रेफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स दैट एंडेंजर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो हमारी जान को खतरा देता है, एंड द इंटेग्रिटी ऑफ अ कंट्री, या फिर हमारी कंट्री की
इंटेग्रिटी को, यानी कि हमारी कंट्री की बाउंड्री को, हमारी आज़ादी को। जैसे कि जब ब्रिटिशर हमारे पे रूल करने आए थे तो हमारे पे सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि उन्होंने हमारी आज़ादी ही छीन ली थी हमारे से, वो हमें खुद को रूल नहीं करने दे रहे थे, वो एक खतरा था। ठीक है, नॉट एवरी पोटेंशियल थ्रेट इज कंसिडर्ड एज सिक्योरिटी। हर एक थ्रेट सिक्योरिटी नहीं है कि तुम्हारा जो में तो मोबाइल पड़ा तुम्हें लग रहा है चोरी ना हो जाए, वो भी एक सिक्योरिटी का मामला हो गया, नहीं, वो नहीं है। वी फोकस ओनली दोज थ्रेट दैट थ्रेटन द कोर वैल्यूज। हम उन थ्रेट को जो है बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारी कोर वैल्यूज़ को खतरा पहुंचा सकती है। अब एक कोर वैल्यूज़ क्या होती है, तो कोर वैल्यूज़ का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है सभी के लिए। ऑर्डिनरी पीपल के लिए अलग होगा, बाकियों के लिए अलग होगा, बट अगर हम मेजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोर वैल्यूज़ होती हैं दो। ठीक है, एक होती है ह्यूमन बीइंग की। एक ह्यूमन के लिए उसकी कोर वैल्यू है उसकी जान। अगर उसकी जान खतरे में है तो वो सबसे गलत बात है, हमें उसे सिक्योर करना चाहिए। और अगर नेशन के, यानी कि एक देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी 3 कोर वैल्यूज़ होती है। पहला हो गया उसकी सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब क्या होता है, पहला हो गया उसकी सोवरेनिटी, यानी कि उसको रूल करने की पावर। अब हमारी कंट्री पे जब ब्रिटिशर रूल कर रहे थे तो तब हम सॉवरेन नहीं थे, हमें वो रूल कर रहे थे, हमें रूल करने की पावर हमारे पास थी नहीं, हमारी गवर्नमेंट के पास। ठीक है, दूसरा होता है इंडिपेंडेंस, की एक कंट्री के ऊपर आके उसकी आज़ादी कोई ना छीन ले। और तीसरा होता है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, मतलब हमारी टेरिटरी पे कोई और आके कब्जा ना करे। तो अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम उन्हीं कोर वैल्यूज़ को स्टडी करते हैं। ह्यूमन बीइंग के लिए उसकी लाइफ, और कंट्री के लिए उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस और उसकी सोवरेनिटी। ठीक है, अब जो है कंक्लूजन क्या आया हमारा सिक्योरिटी का, कि क्या है कंक्लूजन सिक्योरिटी का, तो हमें ये समझ में आ गया दैट सिक्योरिटी फोकस ऑन एक्सट्रीम थ्रेट्स। एक्सट्रीम थ्रेट्स पे सिक्योरिटी जो है फोकस करती है। कॉन्सेप्शन ऑफ सिक्योरिटी स्टैटिक नहीं है, हर एक सोसाइटी का अलग अलग मीनिंग होता है अपने लिए सिक्योरिटी को इमेजिन करने का। जैसे कि हमारे वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इतने सारे लोग रहते हैं, तो सबका अलग अलग मीनिंग होता है सिक्योरिटी को डिफ़ाइन करने का। बट फिर भी इतना कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ल्ड लेवल पे हमने 2 टाइप ऑफ सिक्योरिटी को मान रखा है कि 2 टाइप ऑफ सिक्योरिटी तो हमें करने की खुद को ज़रूरत ही है, और 2 टाइप के थ्रेट्स हमारी लाइफ में होते हैं। पहला है हमारा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और दूसरा है हमारा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो टिपिकली ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोकस ऑन मिलिट्री थ्रेट्स एंड स्टेट की सोवरेनिटी। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमें मिलिट्री के थ्रू खतरा होता है कि किसी और कंट्री की मिलिट्री आके हमारे पे अटैक ना कर दे, हमारी आज़ादी ना छीन ले, हमारी रूल करने की पावर, जैसे ब्रिटिशर्स आए और हमसे छीन ली उन्होंने हमें सोवरेन होने की पावर, ये ना हो। और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आता है, यानी कि पॉवर्टी भी आएगा, इन्वायरमेंटल चैलेंज भी आएंगे, एंड ह्यूमन सिक्योरिटी भी आएगा। तो दोनों ही आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी से। तो ट्रेडिशनल वे में जब हम सिक्योरिटी को पढ़ते हैं, ट्रेडिशनली सबसे पुराने ज़माने से जो एक खतरा होता है कंट्री को, वो क्या होता है, ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनली सबसे पहला खतरा हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से। एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया, दूसरी कंट्री से, कि ये कंट्री ए है, इसका अपना देश है, ये इसके पास में कंट्री बी है, ये सी है, ये डी है। ऐसा ना हो कि ये इस पे बॉम्ब फेंक दे, ये इससे लड़ने आ जाए, ये इससे लड़ने ना जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल पढ़ते हैं। तो डिस्कशन ऑफ सिक्योरिटी, इस वाले एक्सटर्नल नोशन में हम क्या फोकस करते हैं, ट्रेडिशन के अंदर जो है नेशनल सिक्योरिटी, वेयर द प्राइमरी कंसर्न इज द मिलिट्री थ्रेट। इसमें क्या होता है कि कोई और कंट्री की मिलिट्री आके हमारे पे हमला ना कर दे। ठीक है जी। इन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन ऑफ सिक्योरिटी, द ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ कंट्री इज फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट। सबसे ज़्यादा डेंजर क्या होता है कंट्री को, मिलिट्री के, कि कोई और कंट्री की मिलिट्री आके उन पे अटैक ना कर दे। ठीक है, and the sources of this danger is another country which by threatening military action endangers the core value of sovereignty, independence and territorial integrity। यही तो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशन नोशन में कौन सी कोर वैल्यू हार्म हो सकती है, हमारी सोवरेनिटी हार्म हो सकती है, हमारा इंडिपेंडेंस और हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। की कोई ऐसे आई कंट्री, इसने हमारे यहाँ हमला करा, हमारे से वॉर करा और हमारे एक हिस्से को कब्जा के बैठ गई भैया, तो ये हमारी जो है कोर वैल्यू को इस चीज़ ने हार्म कर दिया है। तो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी एक्सटर्नल में आता है कि कोई बाहर की कंट्री आके आप पे हमला ना कर दे थ्रू अ मिलिट्री एक्शन। ठीक है,
अब अगर ऐसा होता है, अगर किसी कंट्री को बाहर की तरफ से, बाहर की किसी कंट्री से मिलिट्री थ्रेट हो, तो वो खुद को बचाने के लिए क्या करेगी, कैसे वो रिस्पॉन्स करेगी। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम जवाब कैसे दे सकते हैं इनका। तो द मेन डेंजर कम्स फ्रॉम पोटेंशियल मिलिट्री एक्शन बाय अदर कंट्रीज विच कैन हार्म द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स ऑल्सो एंड कॉम्प्रोमाइज नेशनल वैल्यू। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये कंट्री ए के ऊपर बी ने हमला करा है तो ऐसा नहीं है कि हो सकता हो कि इसके यहाँ पे बस इसकी टेरिटरी कब्जाई जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो सिविलियन रहते हैं वो मरे। जैसे कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, जो बम्बार्डमेंट होती है उसमें कितने आम लोगों की मौत हो जाती है। आप ये होता है, ट्रेडिशनल नोशन होता है, जब मतलब कि ट्रेडिशनली किसी जो है कंट्री के ऊपर खतरा आ रहा है, और वो भी कौन सा वाला, एक्सटर्नल वाला, कि बाहरी कंट्री उस पर हमला कर रही है, तो उसमें दो चीज़ें खतरा होता है कोर वैल्यू का। उसकी खुद की तो कोर वैल्यू कंट्री की जो होगी आज़ादी छीनेगी, उसकी बाउंड्री जाएगी, उसकी जो ह्यूमन लाइव्स है उस पर भी खतरा होता है, वो भी मर सकते हैं लोग। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है जिस भी कंट्री की, उनके पास ऑलरेडी तैयार होना चाहिए एक फुल प्रूफ प्लान, जिससे अगर कोई हमारे पे हमला करता है तो हम रिटेलिएट कर पाएँ। तो हर एक कंट्री के पास अपना ऑलरेडी फुल प्रूफ प्लान होता है और कोशिशें रहती हैं कि अगर कोई हमला करे तो हम जो है जवाब दे पाए। तो वो क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो 3 बेसिक चॉइसेस होती हैं एक कंट्री की गवर्नमेंट के पास। सबसे पहले तो जब हमला होता है तो क्या चॉइस होती है। तो अगर सपोज करो ये कंट्री ए है, बी ने इससे वॉर शुरू कर दिया, तो ए के पास 3 चॉइस है। पहला है सरेंडर। तो सरेंडर तो बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन में बिल्कुल हार जाता है, तब कोई कंट्री करती है अपने आप को बचाने के लिए, सरेंडर भी कर देती है कुछ कंट्री। बट कभी भी कोई कंट्री की गवर्नमेंट सरेंडर को अपनी जो है ना सामने से पॉलिसी में नहीं दिखाएगी, अपने सर पे लिखा हुआ नहीं दिखाएगी कि हाँ हम सरेंडर कर देंगे, नहीं। बस ये तो है कर सकते हैं सरेंडर, बट इसको पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करा जाएगा, कि वरना तो हर कोई कहेगा भाई तो सरेंडर ही करेंगे, इन पर जाके हमला कर दो। जो मेन होता है, जो हमारे पास तरीके हैं खुद को सेव करने के, उसमें सबसे पहले सरेंडर होता है जो पब्लिकली नहीं दिखाया जाता। दूसरा है हमारे पास में अगर आप कहो तो डेटरेंस। तो इसलिए इसको हम 1 कंसिडर नहीं करेंगे, कंसिडर इसे ही फर्स्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास होता है डेटरेंस। डेटरेंस मतलब ये होता है कि सामने वाले से टक्कर का मुकाबला करना, इतना नुकसान पहुंचाना सामने वाले को, खुद को इतना ताकतवर बना लेना कि वो तुम्हारे पे हमला करने से भी डरे, और अगर उसने हमला कर दिया है तो वो तो डर जाए तुम्हारे से, तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो। तो डेटरेंस मतलब क्या होता है, एम्स टू प्रिवेंट वॉर बाय रेजिंग द कॉस्ट ऑफ अग्रेशन। यानी कि कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो अपने आप को ना बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखती है, अपनी मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन पे जो है बहुत बढ़िया वेपन्स हैं, कि अगर कोई कंट्री उस पर हमला करने की सोचेगी भी ना तो भी 100 बार सोचेगी पहले कि यार ये तो मेरे को 1 मिनट में जो है हरा देगा। इसको हम कहते हैं डेटरेंट। जैसे कि तुम मान लो अमेरिका, यू नो द यूएसए की मिलिट्री की पावर तो तुम्हें पता है। तो अगर कोई इसके आजू बाजू की कंट्री है, रशिया को छोड़ के सोच लो तुम, अगर इस पर अटैक करने की, इवन इन रशिया है ऑल्सो, अगर इस पर अटैक करने की सोचेगी तो डरेगी कि यार मैं इस पर अटैक नहीं कर सकती हूँ, वापस से अगर इसने 3 बम फोड़ दिए ना तो मेरा तो तहस नहस हो जाएंगे हम। तो यही चीज़, इसे हम कहते हैं डेटरेंस। तो डेटरेंस एम्स टू प्रिवेंट वॉर बाय रेजिंग द कॉस्ट ऑफ एक्शन। तो हमेशा एक कंट्री को खुद को डेटरेंस मोड में रखना चाहिए। जैसे हमारी कंट्री है ए और एक कंट्री है यहाँ बी, ये है सी, तो तीनों को ही अपनी मिलिट्री पे फोकस करना चाहिए, तीनों को ही अपने वेपन्स टॉप नॉच रखने चाहिए, जिससे तीनों में से कोई एक भी ना सोचे एक दूसरे पे हमला करने का। एक लगेगा इस पे मैं वार करूंगा तो ये पलटवार कर देगा, इस पे करूंगा तो ये पलटवार कर देगा। दिस इज डेटरेंस। ऐसा ही कोल्ड वॉर के समय पे हुआ था। कोल्ड वॉर के समय पे तुम सोचते क्यों नहीं हो कि ये यूएसए था, ये यूएसएसआर था, दोनों का बहुत मन था वॉर कर ले, बट कर नहीं रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि इन्हें पता था वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, अगर हमने वॉर शुरू करा तो वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा। इस पे हज़ारों न्यूक्लियर वेपन, इस पे हज़ारों न्यूक्लियर वेपन, ये फोड़ेगा एक तो ये 50 फेंकेगा, ये 50 के बदले 500 फेंक देंगे, तो क्या होगा? एक न्यूक्लियर वेपन से ही हमने देख लिया था पूरी दुनिया में जो है, हमने देखा जापान का क्या हाल हुआ था न्यूक्लियर वेपन से। तो इसलिए ये लोग डेटरेंस में रहते। कोल्ड वॉर के समय में भी डेटरेंस चला था, ये एक दूसरे पे हमला नहीं करते थे। तो पहला तरीका होता है एक कंट्री के पास खुद को सिक्योर रखने का, दैट इज डेटरेंस, अपने आप को टॉप नॉच रखना, ऐसे डरा देना सामने वाले को। दूसरा होता है डिफेंस करना अपना, या फिर वॉर को एंड करना और लिमिट करना। वो कब होगा? जब वॉर एक्चुअली में शुरू हो गया। सपोज करो दिस इज कंट्री नंबर ए एंड दिस इज कंट्री नंबर बी, बी ने ए पे अटैक कर दिया, तो अब ए के पास क्या चॉइस है? या तो खुद को डिफेंड करेगी, बिल्कुल बहुत तगड़े से अपनी मिलिट्री लड़ेगी, उसकी खुद को डिफेंड कर रही होगी, और जो है
आपस में सामने से पलटवार तगड़ा करेगी और एंड करने की कोशिश करेगी वॉर को, कि ज़्यादा नुकसान उसका ना हो। तो दिस इन्वॉल्व्स टेकिंग एक्शन टू रिपेल अटैक्स एंड प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। इस समय पे आपको कंट्री का दूसरा चांस क्या है, पूरी कोशिश करनी है खुद को बचाने की, कि ऐसा ना हो बी आके तुम्हारी एक टेरिटरी का हिस्सा कब्जा के बैठ जाए या तुम्हारे लोगों की बहुत जाने जाए। नो, फुल अपनी मेहनत करके पूरी जान लगा के सामने वाले को जवाब देना है। तीसरा होता है हमारा बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, अब वो तो था जब एक्चुअली वॉर हो जाए तब। तीसरी एक कंट्री के पास होती है बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना। तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना मतलब क्या होता है, अपने आजू बाजू ना जो तुम्हारे पड़ोसी हैं उनसे खुद को कम मत होने देना, उनसे एक नंबर आगे ही खुद को रखना। सपोज करो ये कंट्री ए है, इसका एक बी पड़ोसी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है। अब ये कंट्री ए ना, इसमें बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत मिनरल है, काफ़ी अच्छी कंट्री है ये, बट इसने अपनी मिलिट्री पे ध्यान नहीं दिया, हल्की पड़ गई इसकी मिलिट्री, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगा रहे मिलिट्री के ऊपर, आर्मी के ऊपर, उनको रिसोर्सेज नहीं दे रहे बहुत, मतलब अगर इस पर कोई हमला करे तो इसे आसानी से कब्जा सकता है। तो क्या होगा, इसके आसपास के जो पड़ोसी हैं वो कभी ना कभी तो सोचेंगे कि चल इस पर अटैक कर देते हैं, ये हमारा क्या है बिगाड़ लेगा, और इसको कब्जा लेते हैं। तो इसीलिए इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। आज के ज़माने में जैसे सब कंट्रीज़ आसपास में, इतनी हमारे यहाँ लालच बढ़ गया है, इतना ज़्यादा कोई भी कंट्री का किसी का भरोसा नहीं होता, तो इसीलिए हर कंट्री की सबसे ज़रूरी है कि अपनी बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करें। ये गवर्नमेंट का काम है कि जब वो बजट लगाएं तो वो काफ़ी सारा डिफेंस के लिए भी रखें, जिससे कि जो है डिफेंस हमारा कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, वरना पड़ोसी क्या सोचेगा, अरे ये तो कमज़ोर है, इस पर जाके हमला कर दो। तो दिस इज़ बैलेंस ऑफ पावर, कि जो हमारी पड़ोसी देश है ना, उसकी जो कैपेबिलिटी है ना मिलिट्री की, उससे भी ज़्यादा ही रख लो, उससे कम मत कर लेना खुद को। इवन तो हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हो, कुछ भी ना कह रहे हो, हमें पता है कि यार अच्छे फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड है, क्या आप पता कल को किसी की नीयत ख़राब हो जाए, तो तुम्हें ऑलरेडी जो है तैयार रहना चाहिए। ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इन नेशन, यानी कि तुम्हारा जो पड़ोसी देश है, तुम्हारी मिलिट्री कैपेबिलिटी उससे कम नहीं होनी चाहिए, इक्वल हो जाए कोई बात नहीं, ज़्यादा हो जाए अच्छा है, कम मत रखना, वरना वो तुम्हें कमज़ोर समझ कर तुम्हारे पे अटैक कर सकता है। कंट्रीज इवेल्युएट पोटेंशियल थ्रेट बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ नेबर नेशन। नेबर नेशंस को देख के, वो आसपास के जो होते हैं ना बिल्कुल, उनको देख के वो समझ जाते हैं ये मेरे पे थ्रेट आज नहीं है कल को हो सकता है, तो वो अपनी क्या करे, अपना जो है बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करे। गवर्नमेंट मॉनिटर पावर बैलेंसेस स्पेशली विद नियर बाय और कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट। या तो पड़ोसियों से ये बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके रखो, या अगर तुम्हें लग रहा है यार एक कंट्री है ऐसी, चाहे तुम्हारे से दूर हो, इससे मेरा कुछ चल रही है प्रॉब्लम, ये इसके मेरे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो उससे भी हमें अपनी बैलेंस करनी चाहिए पावर को, हमें उससे कम नहीं होना चाहिए। अब बैलेंस कैसे करी जाएगी पावर को, क्या करना है बैलेंस करने के लिए, मिलिट्री बिल्डअप करना है, आर्मी बढ़िया हो आपकी, मिलिट्री बढ़िया हो, और जो इक्विपमेंट्स है, जो एमुनिशन है वो बढ़िया हो, टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी हो, वो भी करना है, आपके पास बढ़िया से बढ़िया रॉकेट्स हो, बढ़िया से बढ़िया जेट्स हो आपके पास में वो, और दूसरा आपकी जो है ना इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो। अगर तुम पैसे वाला देश होगे ना, तो तुम्हारे पे कोई भी हमला करने से खतरा सोचेगा कि भाई ये तो बहुत पैसे वाला देश है, कि मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पैसे से तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, कितनी जेट्स खरीद लोगे, कितनी टेक्नोलॉजी बढ़िया कर लोगे आप अपनी, तो जो है ये पावर बैलेंस कैसे हो सकती है, बैलेंसिंग ऑफ पावर कैसे होगी, मिलिट्री एनहेंस करने से, अपना जो है इकोनॉमिक और जो अपना टेक्नोलॉजी है उसको स्ट्रेंथ करने से, उसको एडवांस करने से। ठीक है, तो विद दिस हमें ट्रेडिशनल नोशन का थर्ड वाला भी समझ में आ गया, बैलेंस ऑफ पावर। फोर्थ होता है इसमें अलायंस बिल्डिंग, यानी कि दोस्त बनाओ अपने जैसे हमारे स्कूल में या ग्रुप में ऐसा होता है ना कि हमारे 3-4 दोस्त ऐसे होंगे जो हमारे लिए हमेशा खड़े हैं, कुछ भी हो जाए दे आर विद अस। तो अलायंस बिल्डिंग करनी चाहिए, अपने जो रिश्ते हैं उन्हें मजबूत करना चाहिए, जैसे इन्होंने कोल्ड वॉर में करा, सोवियत यूनियन ने वॉर्सो पैक्ट बनाया, को नेटो बना लिया उसने, अमेरिका ने अपना क्यों बनाया, कि तुम्हारे पे जब तुम्हारे साथ में अलायंस बना हुआ है, यू आर हैविंग योर फ्रेंड्स, यू आर हैविंग योर पार्टनर्स, तो तुम्हारे पे कोई अटैक करने से पहले सोचेगा यार ये एक नहीं है ये 4 हैं, इन पे अटैक करने से पहले सोचना पड़ेगा, अगर एक पे अटैक करेंगे तो चारों मिलके जवाब देंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन के बारे में आपने पढ़ा,
तो ईयू जो है वो क्यों है इतनी मिलिट्री, ईयू की स्ट्रॉन्ग है, सेकेंड लार्जेस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ईयू ने इकट्ठा कर रखा है खुद को, इसलिए। तो इसको हम कहते हैं अलायंस बिल्डिंग। तो कोलिशंस ऑफ स्टेट दैट कोऑर्डिनेट एक्शन टू डेटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री थ्रेट्स टिपिकली फॉर्मलाइज इन रिटन ट्रीटीज को हम अलायंस कहते हैं। तो अलायंस क्या होता है, कोलिशन ऑफ स्टेट। कोलिशन मतलब क्या, ग्रुप, कंट्रियों ने अपना ग्रुप बना लिया। क्यों बनाया, इस बेसिस पे बनाया कि अगर हमारे पे कोई थ्रेट होगा तो हम डेटर तो मतलब कि इतनी सारी कंट्री, सोचो बड़ी बड़ी कंट्री है जो एक दूसरे की फ्रेंड बनी बैठी हैं। तुम पहले ही सोचोगे अटैक करने से पहले कि एक बड़ी कंट्री नहीं 5 बड़ी कंट्री एक दूसरे की दोस्त बनी बैठी हैं, तो डेटरेंस तो आई गई। दूसरा डिफेंड, कि अगर इन पे हमला कर ही दिया तो एक का जवाब नहीं आएगा, 5 मिलके डिफेंड करके जवाब दे रही होंगी। तो इसलिए अलायंस बिल्डिंग भी बहुत एक बढ़िया जो है स्ट्रैटेजी होती है अपने आप को सिक्योर रखने के लिए। और अलायंस ऐसे नहीं कि बोल के हाँ भाई तू मेरी साइड हो गया, ऐसे नहीं होते। ट्रीटीज में लिख के पूरा प्रॉपर अलायंस का फॉर्मेशन होता है। पर्पस क्या है, कंट्री फ्रॉम अलायंसेस इनहैंस देयर इफेक्टिव पावर अगेंस्ट द परसीव्ड थ्रेट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज और अलायंसेस। तो कंट्रीज क्यों बनाती है अलायंस, जिससे कि वो जो है जो सामने वाली कंट्री है या अगर कोई दूसरा अलायंस है उससे अपनी पावर को बैलेंस कर पाए, ठीक है। बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, अब जो ये अलायंसेज होते हैं नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड होते हैं। जब किसी कंट्री को लगता है यार इस वाले ग्रुप के अंदर, अलायंस के अंदर है कि मुझे फ़ायदा होगा, तो वो उसका मेंबर बनती है। जब उन्हें लगता है नहीं इससे फ़ायदा नहीं होगा तो वो नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका यानी कि यूएसए इनिशियली सपोर्टेड द इस्लामिक मिलिटेंट्स इन अफगानिस्तान अगेंस्ट द सोवियत यूनियन इन 1980s। पढ़ो इस चीज़ को। जैसे अफगानिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया था कि सोवियत आर्मी अफगानिस्तान गई थी 1970 के करीब में और इनकी इकॉनमी ख़राब हुई थी, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में बताया था। सोवियत यूनियन पहुंचा था अफगानिस्तान, इनका बहुत नुकसान हुआ, धीरे धीरे ये डिसइंटीग्रेट ही इसी वजह से हुए थे। तो जब सोवियत आर्मी जो है, रशियंस हो गए, ये सारे लोग जब ये गए थे ना अफगानिस्तान, तो उस समय पे जो वहाँ पे इस्लामिक मिलिटेंट्स थे उनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि तब अमेरिका का दुश्मन कौन था, सोवियत यूनियन। बाद में क्या होता है 9/11 के टाइम पे यही अफगानिस्तान मिलिटेंट्स क्या करते हैं, अमेरिका पे जब अटैक कर देते हैं तो अमेरिका इनके ही खिलाफ हो जाता है। तो इससे का मतलब क्या हुआ, अलायंस बिल्डिंग लोग अपनी इंटरेस्ट पे करते हैं। तुम उस इंसान के साथ रहोगे जो तुम्हारे को फ़ायदा दे रहा होगा, जो तुम्हारा नुकसान कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली तुम उसके साथ बात नहीं करोगे। तो यूएस इनिशियली सपोर्टेड इस्लामिक मिलिटेंट इन Afghanistan against the Soviet Union in 1980s, but later attacked them after Al-Qaeda's terrorist attack on September 11, 2001। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ऑब्वियसली यही है, अलायंस में रहोगे तो तभी तो फ़ायदा होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द अलायंस बिल्डिंग। तो अब आप समझ चुके हो, एक बार रिविजन कर लेंगे हम कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है एक्सटर्नल में जो प्राइमरी कंसर्न होती है, जो प्राइमरी थ्रेट है हमारी सिक्योरिटी को, वो कोई बाहरी नेशन से होता है। और उस बाहरी नेशन से लड़ने के लिए हमारे पास 4 पैथवे होते हैं। पहला वाला दिखाते नहीं है हम, जो होता है हमारा सरेंडर करना, दूसरा है डेटरेंस, तीसरा है डिफेंड, और फोर्थ हो गया जो है बैलेंस ऑफ पावर, और फिफ्थ हो गया अलायंस बिल्डिंग। तो वैसे तो 5 हुए, बट पहला हम दिखाते नहीं है तो टोटल 4 ही कह लो तुम, ठीक है। अब यूएन का रोल पढ़ो इसमें। द यूनाइटेड नेशन जो एक ऐसी अथॉरिटी है जो सारे लोग बनाया है मिलके, और कहते हैं वो यूनाइटेड नेशन बना क्यों है, जिससे वॉर ना हो। बट आप देख रहे हो तब भी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को इतनी ज़्यादा महत्वता दी जा रही है। यूएन क्यों बना, फिर क्यों हो रहे हैं वॉर, यूएन बन गया मतलब वॉर नहीं होने चाहिए फिर। तो ऑब्वियसली ये चीज़ हम चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं कि यूएन का बनने का मतलब ये नहीं है कि यूएन बन गया तो दुनिया में वॉर ही खत्म हो जाएंगे, दुनिया में कुछ सुधर जाएगी, नहीं। यूएन का बनने का मतलब ये है कि अगर वॉर हो भी रहा है तो यूएन उस समय पे पूरी कोशिश करती है कि वॉर को लिमिट करो। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा था तो यूएन के अंदर मीटिंग्स चलती रही जिससे वो वॉर लिमिट हो पाए। कई बार यूएन के फैसले गलत भी बहुत होते हैं, कई बार सही भी होते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन वाइल सीन एज अ पोटेंशियल अथॉरिटी ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द मेंबर स्टेट्स कंसर्न एंड हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर देयर एक्शन। अब यूएन कंट्री से तो बनी है, अब कोई कंट्री यूएन के अंदर है और वही किसी पे जाके अटैक कर रही है, वो यूएन की नहीं सुन रही तो ना सुने, कुछ यूएन बिगाड़ थोड़ी सकती है उनका उस समय पे, नहीं। बट यूएन कुछ ऐसा कर सकती है कि उन पर प्रेशर पड़े कि वो वॉर करना बंद कर दे। तो यूएन प्रेशर तो डलाती है, ठीक है। तो इन समरी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोकस ऑन मिलिट्री थ्रेट्स फ्रॉम आउटसाइड नेशन बॉर्डर, emphasizing the need for deterrence, defense, strategic alliances and maintaining safety and sovereignty। तो ये आपको समझ में आ गया है। अब हम आते हैं ट्रेडिशनल नोशंस इंटरनल।
अब क्या ऐसा ही होता है कि बाहर के देश ही तुम्हारे पे हमला कर सकता है? क्या ऐसा नहीं होता कि कंट्री के अंदर भी कुछ ऐसे हालात हो जाए कि आपकी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी की चिंता में आ जाए? वो होता है। हमने श्रीलंका का केस पढ़ा कि श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ अभी 4th चैप्टर के अंदर, जहाँ पे जो तमिल वाले लोग थे उनके ऊपर जब अत्याचार हुआ सिंहालास ने करा, तो उन्होंने क्या डिमांड करा? अपना डिफरेंट कंट्री तमिल ईलम, उन्होंने डिफरेंट एरिया अपना जो है पूरा उन्होंने डिमांड करा। वहाँ पे LTTE नाम का एक पूरा उनका ग्रुप भी बन गया, मिलिशिया बन गई, वो फाइट करा उन्होंने उनकी आर्मी के साथ। तो इंटरनल डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं कई बार, कंट्रियों के अंदर सिविल वॉर चलते हैं, वहाँ के लोग सिविल वॉर पे उतर पड़ते हैं, तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी तो होती हैं। बट इस पे इतना फोकस क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो बड़े बड़े नेशन थे ना, ये स्टेबलाइज हो गए थे वर्ल्ड वॉर 2 तक। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये स्टेबल हो गए थे, इनके तो दिमाग में यही चल रहा था बाहर वालों से लड़ना है, इसलिए इंटरनल नोशन पे इतना फोकस नहीं करा जाता था। तो ये बात मैंने आपको बता दिया, बट स्टिल अब हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, जो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरनल है, इस पे इतना फोकस क्यों नहीं होता था। तो इंटरनल सिक्योरिटी रेफर्स टू पीस एंड ऑर्डर विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स एसेंशियल फॉर ओवरऑल सिक्योरिटी। अगर ये कंट्री ए है, इसके कंट्री के अंदर के ही जो जने हैं, जो लोग इस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, सपोज करो इस पार्ट में रह रहे हैं, यही लड़ रहे हैं, यही जो है अटैक्स कर रहे हैं इस कंट्री के ऊपर और कह रहे हैं हमें अलग कंट्री घोषित कर दो, या जो है यहाँ पे सिविल वॉर कर रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं, तो क्या वो कंट्री पीसफुली रहेगी? नहीं। इंटरनल माहौल ही सही नहीं होता ना जब किसी कंट्री का, तो बाहर वाला भी नेबर आके जो है ना फिर उनको भड़काता है दूसरे ग्रुप को, और उन्हें कहता है तुम मेरी साइड आ जाओ, नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा अलग कंट्री बनाने में। तो इंटरनल सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक्सटर्नल भी खुद को गार्ड करके रखना है तो इंटरनल पे ध्यान देना पड़ेगा। बट काफ़ी समय तक हमारे वर्ल्ड के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी पे इतना ध्यान नहीं दिया गया। तो अ सिक्योर सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट इन द वायलेंस और द थ्रेट ऑफ वायलेंस इंटरनली। इंटरनल स्टेबिलिटी इज क्रूशल फॉर अ कंट्रीज एबिलिटी टू एड्रेस एक्सटर्नल थ्रेट। अब सपोज यही तो मैंने बताया कि ये कंट्री का एक पार्ट है, ये तुम्हारी कंट्री की आर्मी से लड़ रहा है, तो अब अगर बी तुम्हारे पे अटैक कर देगा तो तुम्हारे एक दुश्मन नहीं होंगे, तुम्हारे 2 दुश्मन होंगे, और ये 2 दुश्मन हाथ भी मिला सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस पे ध्यान क्यों नहीं जाया जाता था? क्योंकि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, पोस्ट मतलब होता है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 मेजर पावर जैसे USA हो गया, सोवियत यूनियन हो गया, इनके यहाँ इंटरनल पीस आ चुकी। अमेरिका पीसफुल था, USA, सोवियत यूनियन 15 भाई इकट्ठे आराम से चल रहे थे, तो इसलिए इनका ज़्यादा जो फोकस था वो एक्सटर्नल थ्रेट पे था, ये कोल्ड वॉर में ही लगे हुए थे। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी जो है इंटरनल थ्रेट्स मिनिमम हो गए थे, अलाउइंग देम टू कंसंट्रेट ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू। ये भी कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में लगे हुए थे, ये आधे नेटो में गए थे, आधे वॉर्सो में चले गए थे। तो व्हाट वर द एक्सटर्नल थ्रेट्स जो फेस कर रही थी पावरफुल कंट्रीज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2? तो अब ये पूछा गया है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्होंने फोकस नहीं करा था इंटरनल सिक्योरिटी पे, तो ऐसी कौन सी एक्सटर्नल जो है थ्रेट थे जो इन्हें फेस करने पड़े थे? तो इसका मैंने टेबल बना दिया है, बुक में काफ़ी जो है हॉच पॉच वे में गिवन है। तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 ये एरा को हम कहते हैं कोल्ड वॉर कह रहा है, जिसका मतलब तुम्हें पता है एक तरफ अमेरिका सुपर पावर, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, इन्होंने अलायंस बनाए। तो कोल्ड वॉर के समय पे 2 अलायंस थे, एक USA ने चलाया और एक सोवियत यूनियन ने चलाया अलायंस अपना। USA वाले का नाम क्या था? नेटो, सोवियत यूनियन वाले का नाम क्या था? वॉर्सो, ठीक है। अब म्यूचुअल फियर क्या होता था इस समय में? बोथ अलायंसेस फियर्ड मिलिट्री अटैक्स फ्रॉम ईच अदर। नेटो को लगता था वॉर्सो हमला ना कर दे, वॉर्सो को लगता था नेटो हमला ना कर दे। और यूरोपियन पावर्स जितनी भी थी, यानी कि यूरोप की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, उनको क्या दिक्कत थी? उनको जो है इस समय पे प्रॉब्लम ये फेस कर रहे थे इन द कॉलोनीज। फॉर एग्जाम्पल 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ और 1947 में इंडिया को आज़ादी मिल गई। इंडिया एक बहुत बड़ी कॉलोनी था ब्रिटिशर की। ब्रिटिशर कौन ही एक्सटर्नल थ्रेट था, उनको कॉलोनी थी, कॉलोनी वाले उतर पड़े थे पूरा प्रॉपर जो है वायलेंस करने पे भी और पूरा जो है प्रोटेस्ट करने पे कि हमें आज़ादी चाहिए, तो वो भी एक्सटर्नल मसले में जो है थे। एग्जाम्पल्स गिवन है, फ्रेंच फाइटिंग वियतनाम्स, तो वियतनाम को फ्रेंच लोगों ने कॉलोनी बना रखा था, वियतनाम ने वॉर करा, ठीक है। ब्रिटिश फाइटिंग केनिया वॉर हुआ था, ठीक है। तो ये सब में ये लोग व्यस्त थे, तो इनको टाइम ही नहीं मिला इंटरनल पीस पे ध्यान देने का, और इनके यहाँ इंटरनल मैटर सॉर्टेड थे, कोई दिक्कत चली ही नहीं रही थी इंटरनली दिक्कत जो है कहाँ चलने वाली थी वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इस वाले टॉपिक में कि इंटरनल चैलेंजेस हमारे जैसे देश फेस करा था, ठीक है। चलो अभी
पोस्ट कॉलोनियल फोकस क्यों होता था? क्योंकि जो कॉलोनीज थी, यानी कि जो कॉलोनीज जो अभी अभी जिनको आज़ादी मिली थी कॉलोनीज को, जैसे इंडिया को जब आज़ादी मिली तो जैसे ही कॉलोनीज़ को आज़ादी मिली तो उनको भी एक्सटर्नल थ्रेट ही फेस करने पड़े थे। जैसे ही हम आज़ाद हुए, पार्टीशन हो गया, हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारा डिस्प्यूट शुरू हो गया, पाकिस्तान के साथ, थोड़े समय बाद चाइना के साथ हुआ, तो वो एक्सटर्नल थ्रेट में आ गया। और क्या था, जैसे ही कंट्रीज़ का कॉलोनियलिज्म एंड हुआ और वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बनी, तो उस समय में उनके ऊपर सर पे एक और टेंशन थी कि अमेरिका कहता था कि मेरे अलायंस को ज्वाइन कर लो, नेटो को, और उधर सोवियत यूनियन कहता था मेरे अलायंस को ज्वाइन कर लो। तो हर जगह एक्सटर्नल की थ्रेट दिख रहे थे। तो पोस्ट कॉलोनियल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, पोस्ट कॉलोनियल मतलब जब कॉलोनियलिज्म ख़त्म हुआ, जो कॉलोनीज थी वो आज़ाद हुई, तब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न विद यूरोपियन पावर। उन्हें तब भी डर लगता था कि कहीं यार यही जो मेरे पे राज कर रहा था दोबारा आगे तो मेरे पर अटैक नहीं कर देगा। सम जॉइन द कोल्ड वॉर, ठीक है, कुछ लोगों ने कोल्ड वॉर अलायंस से ज्वाइन कर लिया, जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका का अलायंस को ज्वाइन करा था, हमने किसी को नहीं करा था, पाकिस्तान ने करा था। रिस्क ऑफ एस्केलेशन कोल्ड वॉर इनटू डायरेक्ट हॉस्टिलिटीज़। अब जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय भी बहुत डर लगता था। 1945 से 1991 तक पूरी दुनिया गर्म तवे पे बैठी थी, सबको डर लगता था कि ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर ना हो जाए, कहीं किसी दिन फेंक दिया अगर ये यूएसएसआर और यूएसए ने एक दूसरे पे एक बॉम्ब, तो पूरी दुनिया ही बहुत प्रॉब्लम में आ जाती। ठीक है, 1/3 ऑफ द वॉर हुए थे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, तो अच्छा हुआ ये चीज़। तो कोल्ड वॉर के बाद हमारा हॉट वॉर तो नहीं हुआ, बट इसी कोल्ड वॉर के वजह से दुनिया के अलग अलग कोनों में जो है बहुत सारे वॉर हुए थे, और उनमें से 1/3 वॉर जो है वो कोल्ड वॉर की वजह से ही हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलोनीज थी उनको डर लग रहा था कि उनके जो फॉर्मर जो है कॉलोनियलिस्ट कंट्री है वो दोबारा अटैक ना करते। जैसे इंडिया को आज़ादी मिली, बाकियों को आज़ादी, उन्हें लग रहा था कहीं वापस से ये ब्रिटिशर्स जाके अटैक ना करते। ठीक है, तो सबका ही एक्सटर्नल डिस्प्यूट चल रहा था। अब कुछ कंट्री ऐसी थी जिनको इंटरनल भी फेस करना पड़ता, जैसे कि हमारी कंट्री को, हमें चैलेंजेस इंटरनली भी फेस करने पड़े थे। तो इसका एग्जांपल देखेंगे हम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है, जैसे इंडिया, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री तो है इंडिया, 1947 में ही तो हमें आज़ादी मिली। बाकी पाकिस्तान को भी चलो तुम मान सकते हो, श्रीलंका को मानो, जितनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी उनका क्या हुआ। तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को अपने नेबर्स से भी थ्रेट जो है था, जैसे हमें पाकिस्तान से थ्रेट था तो वो एक्सटर्नल में आ गया। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने पड़े थे। अब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने पड़े, जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट। ये चीज़ आपने को वो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर में पढ़ी थी, पोस्ट कम्युनिस्ट वाले जो है टॉपिक के अंदर। याद करो, हमने पढ़ा था कि जैसे ही ये सारी कंट्री अलग हुई, तो जैसे हमने पढ़ा कि जो है चेचन्या और दागिस्तान डिस्ट्रिक्ट जो थी हमारी, किसकी डिस्ट्रिक्ट नहीं कहेंगे, प्रोविंस कहेंगे, रशिया की, वो कह रहे थे हमें अलग कर दो, तो रशिया ने उन पे बॉम्ब गिराया था। तो इंटरनल डिस्प्यूट्स भी थे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के पास। जब हम कंट्री के अंदर जो लोग रह रहे थे उन्होंने भी डिस्प्यूट करा था। हाइटेंड नेबर फियर, इस समय पे नेबर्स का भी बहुत फियर था कि कुछ तो सुपर पावर को डर ही नहीं रही थी सुपर पावर से, नेबर से इतना खतरा था। हमारी सिचुएशन मानो उस समय पे जब लोग कोल्ड वॉर में व्यस्त थे, हम चाइना और पाकिस्तान के साथ ही वॉर में इंग्रॉस्ड हो गए थे। हमने नाम चलाया बट हमारे को बहुत डर जो है ना, रैदर देन कि हम डरे कोल्ड वॉर हो जाएगा, हमें हमारे पड़ोसियों से उससे ज़्यादा खतरा था। ठीक है, मर्ज थ्रेट्स थे, एक्सटर्नल सपोर्ट फॉर इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट इंक्रीज द टेंशन। और क्या हो रहा था, जो मैंने आपको चीज़ समझाई कि हमारी कंट्री का एक हिस्सा है वो हमारे से विरोध कर रहा है, मुझे अलग कर दो, मुझे अलग कर दो, और जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारे दुश्मन है, वो उनको सपोर्ट करने लगे, तो मर्ज भी हो रहे थे थ्रेट। एक्सटर्नल सपोर्ट फॉर इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट मतलब कि कंट्री का एक हिस्सा कह रहा है मुझे अलग कर दो। राइज इन इंटरनल वॉर्स, ओवर 95% ऑफ द इंटरनल वॉर्स जो थे वो इस समय पे इंक्रीज हो गए थे। सिविल वॉर भी बहुत ज़्यादा हुए 1946 से 1991 के बीच में। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक ऐसा समय था हमारा जहाँ एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही थ्रेट हो रहे थे। कौन सा समय, वर्ल्ड वॉर 2 का बाद का समय, जिस समय में कोल्ड वॉर चला। तो उस समय में बहुत सारी नई कॉलोनीज आज़ाद हुई, तो उन्हें तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों देखने पड़ रहे थे, और जो बाकी थे वो एक्सटर्नल को ही डील कर रहे थे। तो विद दिस लेट्स बिगिन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन। यानी कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन यानी कि
ऐसा नहीं है कि हर कंट्री वॉर करना चाहती है, कंट्रीज वॉर पे चली जाती है, तो उसके बावजूद बहुत सारे हम लोगों ने कोऑपरेटिवली फैसले ले रखे हैं कि भाई अगर वॉर होता भी है तो हम उसको इस तरीके से लिमिट करेंगे। ये नहीं कि वॉर को और आग में घी डालेंगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, नो, यूनिवर्सली कुछ ऐसे नॉर्म्स है, बिना कहे गए यूनिवर्सली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वॉर के समय पे जो आर्मी है, जो सोल्जर्स है, वो भी उनको जो है मानते हैं, गवर्नमेंट भी कहती है कि इन चीज़ों को मानना चाहिए। वो क्या है, और वॉर को लिमिट करने के लिए कि ट्रेडिशनल सोर्सेज से थ्रेट हो ही ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे वर्ल्ड में कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या है, कोऑपरेशन करा है कंट्रीज ने कि भाई हम सिक्योर रहें, हमारे को खतरा ना हो। बट एक बार पहले मैं आपको इसके बनाने से पहले रिवाइज करा रही हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने सिक्योरिटी का मीनिंग पढ़ा। सिक्योरिटी मतलब खतरों से बचाव, थ्रेट से बचाव। खतरे कौन से? जो हमारी कोर वैल्यू को खतरा पहुंचाए। कोर वैल्यू इंसान के लिए उसकी लाइफ, नेशन के लिए उसका इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, IST याद कर सकते हो, नेशन की कोर वैल्यू। नेशन की कोर वैल्यू को दो तरीके से खतरा होता है, एक ट्रेडिशनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में बाहर का कंट्री आके जो है हमला करती है, दूसरा ट्रेडिशनल, इंटरनल। इंटरनल वाले पे फिलहाल इतना ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ मान लो, चाहे कॉलोनियलाइजेशन से जो बाहर निकली कंट्री, ज़्यादातर हर को ही एक्सटर्नल थ्रेट को फेस कर रहा था, इसलिए इंटरनल पे इतना फोकस नहीं गया। बट येस, कॉलोनीज़ ने, जो कॉलोनीज़ थी जो इंडिपेंडेंट हुई, उन्होंने इंटरनल भी फेस करे थे। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। चलो अब हम पढ़ेंगे कि क्या वो ट्रेडिशनल कोऑपरेटिव के मीन्स है जो सब लोग मानते हैं। तो यूनिवर्सली कंट्रीज़ ने जो है अपने लिए जो है कुछ ऐसे बना रखे हैं रूल्स, प्रिंसिपल्स जो मानने चाहिए। पहला है दैट यूनिवर्सली कंट्री शुड एंगेज इन वॉर फॉर सेल्फ डिफेंस और टू प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम जेनोसाइड। तो दो ही रीज़न होनी चाहिए कंट्री के पास वॉर पे जाने के। पहला है अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए कि अगर तुम्हारे पे किसी ने अटैक कर दिया तो सेल्फ डिफेंस के लिए आप जो है वॉर पे जाओ। दूसरा, अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, मास किलिंग हो रही है, तो फिर उनको बचाने के लिए आप वॉर पे जा सकते हो। ठीक है, तो दो है यूनिवर्सल में, कंट्रीज शुड गो टू वॉर ओनली सेल्फ डिफेंस के लिए या टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम जेनोसाइड। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है कि आर्म्ड फोर्सेस को मस्ट टेक मेजर टू प्रिवेंट हार्म टू सिविलियन। तो जो भी सोल्जर्स है, आर्मी है, वो कभी भी जो है ना सिविलियंस को अटैक ना करे, कोशिश करे कि आम जनता के ऊपर वो अटैक ना करे, उन्हें बचाए। अनआर्म्ड या फिर सरेंडरिंग कम्बैटमेंट्स, वो सोल्जर जो अनआर्म्ड है, जिन पे हथियार नहीं है या जो सरेंडर करने को तैयार हैं, उन पे हमला ना किया जाए। नेक्स्ट, एक्सेसिव वायलेंस शुड बी अवॉइडेड बाय मिलिट्री एक्शन। मिलिट्री को एक्सेसिवली वायलेंट नहीं हो जाना है, दे शुड अवॉइड द एक्सेसिव वायलेंट। मिलिट्री एक्शन शुड ओनली बी अंडरटेकन आफ्टर ऑल अदर ऑल्टरनेटिव्स हैव बीन जो है एग्जॉस्टेड। जब कोई बातचीत करके मामला सेटल ना हो रहा हो तभी वॉर पे मिलिट्री एक्शन करना चाहिए। तो ट्रेडिशनल व्यू में हमने क्या देखा सिक्योरिटी के अंदर कि मिलिट्री ही खतरा है और मिलिट्री ही बचाव है। दूसरे कंट्री की मिलिट्री आपके लिए खतरा बन सकती है, बट बचाएगा उस समय पे आपको आपकी मिलिट्री ही। तो इसलिए ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी डू नॉट रूल्स आउट द कोऑपरेशंस एज वेल। और ये वाली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो फर्स्ट लाइन में लिखी है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी प्राइमरी रिवॉल्व्स अराउंड द मिलिट्री फोर्स बोथ एज अ थ्रेट एंड मीन्स ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी। थ्रेट भी मिलिट्री से है और सिक्योरिटी अचीव करने के लिए भी मिलिट्री ही चाहिए। अब दूसरे फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेशन भी होते हैं ट्रेडिशनल कॉर्पोरेशन के अंदर, वो क्या है एग्जाम में आएंगे, बताओ। कॉर्पोरेशन पहला होता है डिसआर्ममेंट, दूसरा होता है आर्म्स कंट्रोल, तीसरा होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तीनों मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो ट्रेडिशनल कॉर्पोरेशन में क्या, अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन बताओ, तो पहले ही यूनिवर्सल वाले 4 पॉइंट बताने होंगे। उसके बाद आप बताओगे और भी कॉर्पोरेशन के तरीके होते हैं, डिसआर्ममेंट, आर्म्स कंट्रोल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसआर्ममेंट की। ठीक है, आर्म्स मतलब होते हैं वेपन्स, डिसआर्ममेंट मतलब क्या हुआ, यानी कि उनको खत्म कर देना। ठीक है, इट रिक्वायर्स स्टेट्स टू गिव अप सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन्स। ये डिसआर्ममेंट की डेफिनेशन हो गई, यानी कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये वाले वेपन्स तो गलत है, हम इन्हें अपने पास नहीं रखने चाहिए, चलो इनका डी एंड कर देते हैं, इन्हें खत्म कर देते हैं। दिस इज डिसआर्ममेंट। ऐसा हुआ फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन साइन हुए थे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बीच में 1972 के अंदर, जहाँ बायोलॉजिकल वेपन, ये न्यूक्लियर वेपन से भी खतरनाक है, जहाँ बायोलॉजिकल एक आदमी को या किसी चीज़ को ही एक वेपन बना दिया जाता है और ये बहुत सारी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर सकता है। कुछ वेब सीरीज़ में कोई याद है उनमें दिखाया है
नेशनल सिक्योरिटी वाली, जहाँ बायोलॉजिकल वेपन तक दिखाए हैं कि कई बार लोगों को यूज़ कर लिया, और भी तरीके से होते हैं बायोलॉजिकल वेपन। नाउ कोई कंट्री बायोलॉजिकल वेपन नहीं बना सकती है, ठीक है। दूसरा जो है बैन लगाया गया ऑन द पोजेशन ऑफ केमिकल वेपन, ये भी बहुत खतरनाक होते हैं, ये हो गया था 1997 के अंदर। अब ओवर 155 स्टेट्स यानी कि 155 से भी ज़्यादा कंट्रियों ने बायोलॉजिकल वेपन एंड 193 कंट्रीज़ ने जो केमिकल वेपन है, इंक्लूडिंग इसमें सुपर पावर्स भी हमारी सोवियत यूनियन और यूएसए, इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं बनाएंगे ये वेपन। बट जो थर्ड टाइप ऑफ वेपन है, जो है न्यूक्लियर वेपन, जो ओपेनहाइमर मूवी में देखा ना तुमने, वो बना, वो जो न्यूक्लियर वेपन है उसे गिव अप करने को ना ही यूएसए तैयार था, ना ही सोवियत यूनियन। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये बायोलॉजिकल और CWC तो नहीं रखेंगे केमिकल वेपन, बट जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है वो अभी हम गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन की ज़रूरत हमें है, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये शायद न्यूक्लियर वेपन ही है इनके पास जो है, जिसकी वजह से आज तक हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, क्योंकि अब न्यूक्लियर वेपन है तो कोई भी जो है अटैक करने से पहले सोचते ही तो है ही। अब दूसरा आता है हमारा आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल करना मतलब क्या हो गया कि जो है यानी कि रेगुलेट्स द एक्विजिशन डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स स्पेशली न्यूक्लियर आर्म्स। कि अब देखो हम लोग आर्म्स न्यूक्लियर वेपन ये लोग बना तो रहे हैं, बट उसको लिमिट करेंगे, ये नहीं कि बहुत सारे बनाने लगेंगे, कंट्रोल करेंगे उनको, और जो बना लिए हैं उनको फिर डिस्ट्रॉय भी करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसमें आती है इंपॉर्टेंट ट्रीटीज साइन जो इसमें वो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, लिमिटेड द यूज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पावर टू प्रिवेंट जो है न्यूक्लियर अटैक, ठीक है। दूसरा इसमें स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक हुआ और स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी हुई, फोकसिंग ऑन लिमिटिंग द न्यूक्लियर आर्सेनल के ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने हैं। तीसरा, ये सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रीटी ये जो है बाहर के देशों ने बनाई थी, ये थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि NPT। इसमें इन्होंने ये बोला कि 1968 से पहले या 67 से पहले जिस भी कंट्रियों ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं उनके पास ही न्यूक्लियर वेपन रहेंगे, आगे कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगी। रीड करो इसको, रेगुलेट्स द पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन विदाउट अबॉलिशिंग देम। इसमें कोई न्यूक्लियर वेपन खत्म करने की बात नहीं हुई, इनमें क्या करा, रेगुलेट, कि आगे कोई बना पाएगा न्यूक्लियर वेपन या फिर नहीं। Countries that tested and manufactured nuclear weapon before 1967 are permitted to retain the arsenal। तो इसमें इन्होंने ये ट्रीटी साइन कराई, बहुत कंट्रियों ने करी भी, और इन्होंने ये मनवा लिया कि जिन कंट्रियों ने 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन बना के टेस्ट कर लिया वही रखेंगी, बाकी नहीं रखेंगी। अब तुम्हें देख के लग रहा होगा कि दीदी हमारा तो न्यूक्लियर वेपन इसके बाद हुआ है, तो ऐसा क्यों? तो क्योंकि हमने ये नाइंसाफ़ी पार्शियलिटी वाली ट्रीटी को साइन नहीं करा, हम बेवकूफ़ थोड़ी। हमने कहा नहीं, क्योंकि हमारे को थ्रेट था हमारे नेबर्स से, तो हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है। पता है तुम्हें, दुनिया में बहुत सारी कंट्रियाँ नहीं है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, बहुत कम नंबर्स हैं, 10 से भी कम है। तो ज़रा मुझे बता सकते हो कितनी कंट्रीज़ हैं जिनके पास आज के समय में न्यूक्लियर वेपन्स है खुद के बने हुए? वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और क्योंकि बाकियों पे नहीं है, मतलब कि जो NPT है उन्होंने उसको फॉलो करा था। तो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स कंट्री दैट डिड नॉट पोसेसेस न्यूक्लियर वेपन्स प्रायर टू 1967 मस्ट फॉर्ज द राइट टू एक्वायर देम। वो गिव अप कर दे, फॉर्ज मतलब गिव अप कर दे न्यूक्लियर वेपन बनाने का राइट। NPT डज नॉट अबॉलिश द न्यूक्लियर वेपन बट लिमिट्स द प्रोलिफरेशन बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टेट दैट कैन पोसेस इट। तो दिस इज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो आर्म्स कंट्रोल में ये तीनों तुम्हें याद रखनी है। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर मतलब होता है इसमें जो कंट्रीज़ है एक दूसरे को अपनी ताकत बताती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, अपने बेसिस के बारे में बताती हैं, अपने जो नेबर है उसके साथ ना ट्रांसपेरेंट रहती हैं कि ऐसे हम मतलब कॉन्फिडेंस बनाना कि हम तुम्हारे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे हैं। सपोज़ करो आपको लगने लगे कि आपकी जो नेबर कंट्री है उसको कुछ गड़बड़ करने वाली है हमारे साथ में, कोई फेक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये कुछ हमला करने वाली है, तो वॉर आप कर दो शुरू। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर चलते हैं जिससे कि सामने वाले पे हम शक ना करें। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ स्ट्रैटेजी एम्ड एट रिड्यूसिंग टेंशन एंड प्रिवेंटिंग वायलेंस बिटवीन राइवल नेशन। की टेंशन ना हो और वायलेंस ना हो। की इन्फॉर्मेशन इसमें क्या प्रैक्टिस होती है? तो कंट्रीज कम्युनिकेट देयर मिलिट्री इंटेंशन एंड कैपेबिलिटीज़। इसमें दोनों कंट्री एक दूसरे को अपनी मिलिट्री के इंटेंशन बताती है कि बैठ के बात करते नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है आप अटैक करने का, कोई मन नहीं हमारा, ना ही और जो है हम करेंगे आगे। और अपनी कैपेबिलिटीज़ भी बता देते हैं कि जी हमारे पे इतनी मिलिट्री है, हमारे पे इतनी मिलिट्री है, तो डेटरेंस बन जाए। मिलिट्री प्लान्स का भी डिस्क्लोजर करते हैं। नेशन में रिवील सम एस्पेक्ट्स ऑफ देयर मिलिट्री स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस सस्पेशन। अपनी कुछ स्ट्रेटजीज बताते हैं
शेयरिंग डिटेल्स अबाउट मिलिट्री फोर्सेस बताना, हमारे पास इतनी फोर्सेस है, हमारे पे ये वेपन्स है, ये हमारा बेस है, यहाँ पे ऐसा है, ये सब बताना। एंड देयर डिप्लॉयमेंट्स टू फॉस्टर ट्रस्ट, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे हमारे बेसिस बने हैं ये बताना, जिससे सामने वाली कंट्री को ट्रस्ट हो, हाँ ये सच बोल रहे हैं, इसकी कोई इंटेंशन नहीं है हमारे पे हमला करने की। द प्राइमरी गोल इज टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट दैट मे अराइज फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने कहा ना कि तुम्हें किसी से मिसइन्फॉर्मेशन आ गई कि ये कंट्री तुम्हारे पे हमला करने, बट उसका तो कोई इरादा ही नहीं था, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देयर बाय प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी, तो इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट कॉपरेशन का जरिया है, ठीक है। तो विद दिस अब हमारा ट्रेडिशनल नोशन कंप्लीट। अब हम आएंगे नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी पे, ठीक है। तो चलो रीड करते हैं। तो नॉन ट्रेडिशनल लुक्स थ्रेट बियॉन्ड जस्ट मिलिट्री इशू, मिलिट्री इशू से ऊपर भी हम इसमें थ्रेट्स देखने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन प्रोटेक्ट हो रहा है, गवर्नमेंट ही नहीं, हम देखेंगे प्रोटेक्शन, खाली कंट्री का प्रोटेक्शन नहीं, कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों का भी प्रोटेक्शन हम देखेंगे, ठीक है। तो हु इज़ बीइंग सिक्योर्ड, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोकसेस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम देखते हैं कि स्टेट जो कंट्री है उसका प्रोटेक्शन हो रहा हो। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम ये भी देखते हैं हु एल्स नीड प्रोटेक्शन, यानी कि इंसानों को क्या प्रोटेक्शन है और कम्युनिटीज़ को एंड ह्यूमैनिटी को क्या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में ना। ह्यूमन सिक्योरिटी मतलब क्या हुआ, ह्यूमन सिक्योरिटी अबाउट कीपिंग पीपल सेफ। ह्यूमन सिक्योरिटी की डेफिनेशन 1 मार्कर में आएगी। इट मीन्स इट इज़ ऑल अबाउट कीपिंग पीपल सेफ, नॉट जस्ट द कंट्री। सिर्फ कंट्री सेफ ना, हो सकता है कुछ ऐसी कंट्रीज भी आप देखते हो जहाँ पे वहाँ के लोग सेफ नहीं हैं, उनके जो कंट्री के लीडर हैं वो डिक्टेटर्स हैं, वो उन पे जुर्म कर रहे हैं, या फिर अगर जुर्म नहीं भी कर रहे तो उनकी कंट्री की गवर्नमेंट की हालत ही नहीं है कि अपने सिटीजन को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाए। वो लोग कैंप्स के अंदर रह रहे हैं, वहाँ खाना तक नहीं है खाने के लिए, वहाँ पे बहुत करप्शन है, वो लोगों के घर टूट चुके हैं, बहुत गरीबी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। इस टाइप की भी हालत में कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ के लोग रह रहे हैं, तो इट्स नॉट सेफ फॉर देम, इट्स नॉट सिक्योर। तो इसलिए इट आर्ग्यूज दैट कंट्रीज कैन बी स्ट्रॉन्ग बट स्टिल अनसेफ सिटीजन। ऐसी कंट्रियाँ भी हो सकती है कि ऊपर से देखोगे तो इस कंट्री में मिलिट्री वेपन भी है और न्यूक्लियर वेपन भी है और बहुत कुछ है इस कंट्री पे, बट वहाँ के जो सिटीज़न है वो खुश नहीं है वहाँ पे रह के। तो इसलिए हम जो है ह्यूमन सिक्योरिटी एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। अब स्टेट वर्सेस ह्यूमन सिक्योरिटी अगर हम करेंगे तो इवन इफ़ अ कंट्री इज़ सिक्योर फ्रॉम आउटसाइड थ्रेट्स, हो सकता है ये कंट्री बहुत सिक्योर हो, इट डजंट मीन्स इट्स पीपल आर सेफ। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर के रहने वाले लोग भी सेफ होंगे। कोई कंट्री दिमाग में आ रही है तो बता सकते हो। इन द लास्ट सेंचुरी मोर पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ देयर ओन गवर्नमेंट दैन अ फॉरेन अटैक। रिसेंट देखा है हमने, आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ का हमने देखा है हाल कि उनकी खुद की गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, इस वजह से उनकी मौतें हुई है, रैदर देन कि वो किसी बाहरी इंसान पे जो है इल्ज़ाम लगाए। बाहर वालों ने क्या बिगाड़ा, इनकी अपनी गवर्नमेंट ने ही इनके साथ नाइंसाफ़ी की है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या आया हमारा, दैट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एनकरेजेस अ बॉर्डर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेफ्टी। ब्रॉड, काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है ये। इट इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग पीपल्स राइट वेलबींग, नॉट जस्ट नेशनल इंटरेस्ट। तो नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज में हम अपनी भी बात करते हैं, ठीक है। प्रोपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, ऑल सपोर्टर्स ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी अग्री दैट मेन एम इज टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल। ह्यूमन सिक्योरिटी मतलब इंडिविजुअल प्रोटेक्ट हो। डिफरेंट व्यूज़ है इंडिविजुअल को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, एक आता है नैरो कॉन्सेप्ट में, एक आता है ब्रॉड कॉन्सेप्ट में। तो नैरो कॉन्सेप्ट में जो है वो फोकस करते हैं हम वायलेंट थ्रेट्स, लाइक इंटरनल वायलेंस हो रहा है, कंट्री के अंदर वायलेंस हो रहा है, उससे लोग परेशान है, कोई एक एरिया के अंदर वायलेंस हो रहा है। तो जो कोफी अन्नान थे, जो यूएन जनरल सेक्रेटरी थे पहले, एम्फोसिस प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल फ्रॉम सच वायलेंस। वो कहते थे कि बाहर से तो कंट्री प्रोटेक्ट कर ही रही है अपने लोगों को, बट इंटरनल भी जो वायलेंस हो रहा है कंट्री के अंदर, जैसे सिविल वॉर हुआ श्रीलंका के अंदर, कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी उससे, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इट इंक्लूड्स वेराइटी ऑफ चीज़ें, जैसे कि हंगर, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है लोगों को भूख से ना मरे, लोग डिजीज़ से ना मरे कि इलाज ना हो, लोग नेचुरल डिजास्टर से ना मरे, ठीक है। आर्ग्यूइंग दैट दिस कॉज मोर डेथ्स देन वॉर। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये चीज़ें ज़्यादा हैं जो लोगों को मार देती हैं। जेनोसाइड, टेररिज्म, ये वो हैं जो लोगों की जान ज़्यादा खतरे में डाली है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वाले। तो ये ब्रॉडर ह्यूमन सिक्योरिटी के एजेंडा में आता है। इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी आती है। द ब्रॉडेस्ट व्यू ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी ऑल्सो इंक्लूड द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड थ्रेट्स टू ह्यूमन डिग्निटी। अगर एक इंसान के पास पैसा ही नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी खा पाए, तो वो कहाँ से सिक्योर हुआ।
ठीक है। इसमें क्या है, फ्रीडम फ्रॉम वांट्स हो, इंश्योरिंग ऑल पीपल टू हैव बेसिक नीड्स लाइक फूड एंड शेल्टर, एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम वायलेंस एंड इंटेंसिटी। तो ह्यूमन सिक्योरिटी के ब्रॉड कॉन्सेप्ट में आता है फ्रीडम फ्रॉम वांट्स भी और फ्रीडम फ्रॉम फियर भी। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये 1 मार्कर में आप लिख सकते हो। डिफाइन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, डिफाइन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, डिफाइन नैरो कॉन्सेप्ट। नोट्स बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी। चलो अब पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा, इसको ही और डिटेल में। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा ग्लोबल सिक्योरिटी। अब ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था इन द 1990s टू एड्रेस वर्ल्ड वाइड थ्रेट्स। कोरोना वायरस, इट वॉज वर्ल्ड वाइड थ्रेट, एक थ्रेट नहीं था। क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ क्राइसिस, बर्ड फ्लू, ये सब क्या है, ग्लोबल थ्रेट है। इसमें नीड फॉर कॉपरेशन की ज़रूरत है। एक कंट्री मिलके इसका इलाज नहीं निकाल सकती, सब निकाल सकते हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है कि इससे आगे चल के जो बांग्लादेश है और जो मालदीव्स है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ फ्लड आ सकता है एंड दे वुड बी सबमर्ज। न्यूयॉर्क तक का हमें पता है सी लेवल बहुत बढ़ गया तो वो सबमर्ज हो जाएगा। तो इंटरनेशनल कॉपरेशन ज़रूरी है ग्लोबल इश्यूज़ को डील करने के लिए, तो ये ग्लोबल सिक्योरिटी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट। आज के ज़माने के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स में से कौन से न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट है जिनमें सबको मिलके, एक कंट्री की गवर्नमेंट नहीं, सबको मिलके उन्हें हराने की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे पहले आता है टेररिज्म। टेररिज्म मतलब डेफिनेशन, पॉलिटिकल वायलेंस टारगेटिंग सिविलियंस इनडिस्क्रिमिनेटली टू इंस्टिल फियर। पॉलिटिकल वायलेंस होता है ये अपनी कोई बात बनाने के लिए, जिसमें सिविलियंस को टारगेट करा जाता है, उनको डराया जाता है। टेररिस्ट ग्रुप सीक टू चेंज अ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। ये कोई पॉलिटिकल सिचुएशन जो इनको अच्छी नहीं लग रही होती है वो चेंज कराने की कोशिश करते हैं, दैट दे डू नॉट लाइक, बाय फोर्स और बाय थ्रेट ऑफ फोर्स। या तो बॉम्ब फोड़ ही देते हैं या जो है थ्रेटन करते हैं, हाईजैकिंग करते हैं प्लेन्स की, बॉम्ब करते हैं क्राउडेड प्लेसेस को, ऐसे करके इनके मेथड है। ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसने जो मतलब कि थ्रेट तो था ही, टेररिज्म का चल ही रहा था, बट ये बहुत ज़्यादा इसने लोगों की अटेंशन ग्रैब कब करी, 9/11 के बाद से। जो है पर्टिकुलरली जो है इसके बाद से मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया के अंदर जो है और ज़्यादा इसको हमने देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन दूसरा है हमारा। तो पहला सोर्स ऑफ थ्रेट क्या है, नॉन ट्रेडिशनल टेररिज्म। दूसरा है हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन। वो है 3 टाइप के राइट होते हैं ह्यूमन के। एक होता है पॉलिटिकल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली। अगर किसी कंट्री के अंदर ह्यूमन के पास पॉलिटिकल राइट नहीं है कि उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो असेंबली नहीं बना सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ के ह्यूमन सिक्योर नहीं है। दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल राइट। अगर उनकी गवर्नमेंट उनको अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, या उन्हें उनका कल्चर, सोशल नीड्स मतलब उनका कल्चर फॉलो नहीं करने दे रही है, रिलीजन या जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, तो मतलब वो सिक्योर नहीं है। या फिर राइट ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर कहीं पे वहाँ पे अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर, या इंडिजिनस पीपल पे अगर अत्याचार हो रहा है तो वो भी सेफ नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स भी सिक्योर होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ह्यूमन राइट वायलेशन भी दूसरा सोर्स ऑफ थ्रेट है। तो पहला सोर्स ऑफ थ्रेट टेररिज्म, दूसरा हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन। कोलोनाइज्ड, कॉलोनीज भी जब हमारी बनी थी तो वो हमारा ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है आके हमारे पे रूल करने का, हम करते खुद को रूल जैसा भी करना है। तो ये चीज़, तो डिबेटर्स सिंस 1990s मेजर इवेंट्स लाइक इराक इन्वेजन ऑफ कुवैत, रवांडा जेनोसाइड और इंडोनेशियन मिलिट्रीज एक्शन इस ईस्ट तिमोर हैव स्पार्क्ड डिस्कशन अबाउट UN इंटरवेंशन इन ह्यूमन राइट अब्यूजेस। तो जो डिबेटर्स हैं उन्होंने कहा है, डिबेट ये चल रही है हमारी कि जब इतना था वो एयरलिफ्ट मूवी बनी है ना जिसपे वो रवांडन जेनोसाइड हुआ, इंडोनेशिया की मिलिट्री ने जो ईस्ट तिमोर में करा, उस समय पे UN चुप क्यों बैठती है। सम बिलीव दैट UN चार्टर अलाउज ऑल आर्म्ड इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। वो कहते हैं कि अगर हम UN बनाई है तो वो इसलिए बनाई है कि किसी कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट वायलेट हो रहे, तो UN चुप क्यों बैठता है। हाउएवर अदर्स आर्ग्यू दैट इंटरवेंशन इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल स्टेट डिटरमाइनिंग विच वायलेशन द UN एड्रेसेस। तो वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि UN का एक ही काम है, ये तभी बोलेगा कुछ, तभी अपने जो है जाके बीच में कहेगा ये मत करो जब पावरफुल कंट्रियों का इंटरेस्ट होगा। पावरफुल कंट्री मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जो इसके बजट के कंट्रीब्यूटर हैं। जब कोई चीज़ उनके हित में नहीं जा रही होगी या जब उन्हें लगेगा ये चीज़ गलत हो रही है, UN तभी बोलता है, वरना UN कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है चुप रहता है। दिस डिबेट्स हाईलाइट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बैलेंसिंग ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न विद योर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे पावरफुल कंट्रीज़ जो है कई बार ह्यूमैनिटी की भी जो है परवाह नहीं करती है।
अब तीसरा सोर्स ऑफ थ्रेट क्या है हमारा तीसरा सोर्स ऑफ थ्रेट है ग्लोबल पॉवर्टी एंड इनसिक्योरिटी। तो जैसे कि आपको पता है पॉपुलेशन हमारी बहुत बढ़ रही है और नियरली जो है हमारी पॉपुलेशन हो सकती है बाय द मिड 21st सेंचुरी। एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, वो है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया। इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और ये वही कंट्रीज़ हैं जहाँ बहुत पॉवर्टी भी है, डिस्पैरिटीज़ इन वेल्थ है, यानी कि पुअर कंट्रीज़ पुअर हैं और जो रिच है वहाँ के रिच होते जा रहे हैं। पुअरेस्ट कंट्रीज़ पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन 50 ईयर्स। जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाएगी अगले 50 सालों में। वाइड रिच कंट्रीज़ में एक्सपीरियंस पॉपुलेशन श्रिंकेज। तो मतलब कि जो गरीब देश हैं उनकी तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो उनकी तो रिसोर्सेज पे और प्रेशर आएगा, और जो अमीर कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। जैसे आप देख रहे हो जापान की पॉपुलेशन कम हो रही है और ज़्यादा, यूएसए की भी कम हो रही है। अब इससे क्या है, उन पे तो इतनी रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन और कम हो गई, और हमारे यहाँ रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो गरीबी होगी। इससे क्या होता है, हाई पर कैपिटा एंड लो ग्रोथ इन वेल्दी नेशन। वेल्दी नेशन में तो लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा होगी और पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही, और हमारे यहाँ पे इनकम कम हो जाएगी लोगों की और जो है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगी, तो इससे पॉवर्टी होगा। तो जितनी पॉपुलेशन होगी ज़्यादा उतनी पॉवर्टी की टेंशन है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, फिर जॉब्स के लिए प्रॉब्लम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अनएम्प्लॉयमेंट है तो गरीबी है, वहाँ पॉपुलेशन नहीं है तो सबको जॉब मिल रही है, वो भी ज़्यादा पैसों की, तो गरीबी नहीं है। तो ग्लोबल पॉवर्टी इज़ अनदर नेशनल, आप कह सकते हो इंटरनेशनल या न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट। ठीक है। दूसरा जो है नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये भी देखा है हमने पॉवर्टी के ट्रेंड में कि नॉर्थ साउथ डिवाइड हैगा। ठीक है, कि जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ है वो डेवलप्ड है, वहाँ इतनी पॉवर्टी नहीं है। जो साउथ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा पॉवर्टी है। अब जहाँ पे गरीबी होती है ना, जो मोस्ट पुअरर रीजन है हमारे वर्ल्ड के, वहाँ पे लोग वेपन्स लेके जो है ना लड़ाई करने पे भी उतर जाते हैं। जैसे कि मोस्ट वॉर्स जो हमारे वर्ल्ड की होते हैं वो सब सहारन अफ्रीकन रीजन में हुए हैं, जो वर्ल्ड का पुअरेस्ट रीजन है, और यहाँ पे बहुत सारी डेथ हुई है और बहुत इंस्टेबिलिटी हुई है। तो गरीबी से वॉर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, गरीबी के साथ एक इशू और लिंक हो जाता है, वो है माइग्रेशन। तो पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से बहुत लोग माइग्रेट करते हैं। सदर्न कंट्रीज से लोग माइग्रेट करके नॉर्थ में जा रहे हैं, जिससे पॉलिटिकल टेंशन हो रही है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम भी हो रही है और माइग्रेंट्स भी हो रहे हैं। तो रेफ्यूजी वर्सेस माइग्रेंट पढ़ो आप। रेफ्यूजी अलग चीज़ होती है और माइग्रेंट अलग होते हैं। तो रेफ्यूजी कौन होते हैं? रेफ्यूजी वो होते हैं जो भाग के आते हैं किसी डेंजर की वजह से अपनी कंट्री से उन्हें भागना पड़ता है क्योंकि उनकी जान को खतरा होता है, वो मजबूरी में भागते हैं। एंड इंटरनली डिस्प्लेस पीपल कौन होते हैं? यानी कि वो पीपल जो अपनी ही कंट्री के अंदर जो है अपनी एरिया से भाग के कहीं और जाते हैं। जैसे कि कश्मीरी पंडित सिंधियन का एग्जाम्पल है, जब उनके ऊपर हमले हो रहे थे तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए ही जो है माइग्रेट करना पड़ा अपने लैंड से, बट वो किसी दूसरे कंट्री में नहीं गए, विद इन इंडिया वो सेटल हुए, तो वो होते हैं इंटरनली डिस्प्लेस पीपल। तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट का लिंक देखा गया है कि जब जब बहुत गरीबी होती है या जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिन एरिया के अंदर जहाँ कोई मसला चल रहा है, वहाँ पे जो है रेफ्यूजीज भी होते हैं और वहाँ पे इंटरनली डिस्प्लेस पीपल भी होते हैं। रेफ्यूजी फ्लोज ऑफन अलाइन विद द कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स, जैसे कि कश्मीर इशू है तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इंटरनली डिस्प्लेस पीपल हुए, तो रेफ्यूजीज़ वहीं होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम, जैसे सीरिया में आप देख रहे हो रेफ्यूजी पॉपुलेशन वहीं देखी जाती है। ठीक है, चलो अब आपको नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हेल्थ एपिडेमिक्स। तो माइग्रेशन हो गया, माइग्रेशन पॉवर्टी की वजह से होता है या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता है, उससे ही लिंक हमने क्या पढ़ा, क्या हो रहा है हमारा जो है रेफ्यूजीज़। अब आता है नेक्स्ट हेल्थ एपिडेमिक, यानी कि बहुत ही जो है प्रॉब्लमैटिक डिजीजेस जो एक एपिडेमिक की तरह फॉर्म कर लेती हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास में HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, SARS, और जो है ये ग्लोबली स्प्रेड करता है माइग्रेशन और ट्रेड के थ्रू। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या है, बाय 2003 4 करोड़ पीपल जो थे वो HIV, एड्स से जो है अफ्रीका के अंदर जो है इन्फेक्टेड थे। इसके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और ये एरिया बहुत ही पुअर रीजन है। ठीक है, एमर्जिंग जो है और भी डिजीज़ेस हो रही हैं हमारे वर्ल्ड में आजकल, जैसे कोरोना, इबोला, कुछ है जो ड्रग रेसिस्टेंस है अब हो रही हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, ये भी सिग्निफिकेंट हेल्थ चैलेंजेस है। नेक्स्ट जो है एनिमल एपिडेमिक डिसीजेज आर ऑल्सो देयर, लाइक मैड काउ डिजीज़ है, बर्ड फ्लू है। इनके ना सीवियर इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है, जैसे कि अगर बर्ड फ्लू हो रहा है तो कितने ही जगहों की जो इकोनॉमी है वो पोल्ट्री से चलती है, बर्ड फ्लू होता है तो उनकी जो है इकोनॉमी भी ख़राब होती है।
तो दीज हेल्थ इशू हाईलाइट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नेशन, मेकिंग बॉर्डर लेस सिग्निफिकेंट एंड स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो जो ये ऐसी बीमारियां हैं, जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल लो आप कोरोना ने बॉर्डर नहीं देखा कर रहा था, सब लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे थे, सब लोगों को जो है पूरे वर्ल्ड में कितने लोगों की डेथ्स हुई, तो उससे फाइट करने के लिए पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा होना पड़ा था। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गई हमारी, ये हमने पढ़ लिया हेल्थ एपिडेमिक्स, ये नेक्स्ट हमारे सोर्स ऑफ थ्रेट है। और इसके बाद आता है डिफाइनिंग कि डिजीजेस आ रही हैं थ्रेट में। तो क्या हर डिजीज़ थ्रेट आती है? नहीं गाइज, हम हर एक डिजीज़ को थ्रेट नहीं कह सकते, हम उस डिजीज़ को थ्रेट कहते हैं जो एक बहुत सारी कम्युनिटी या पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट बन सकती है, जैसे कोरोना था एंड अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो हियर यू कैन रीड। ठीक है, अब लास्ट आता है इसमें नीड फॉर कॉपरेशन। तो जैसे कि जो ट्रेडिशनल नोशन थे उसमें कॉपरेशन के जोन हमने पढ़े थे कि वो हुआ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, हुआ आर्म्स का कंट्रोल, डिसआर्ममेंट हुआ। यहाँ पे कॉपरेशन क्या होगा, यहाँ पे तुम इन थ्रेट से लड़ने के लिए क्या करोगे? तो इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे पॉवर्टी है, एपिडेमिक है, हमें मिलिट्री कॉपरेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें मिलिट्री की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। इस समय पे हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी गवर्नमेंट्स वर्क करे। तो एड्रेसिंग नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक पॉवर्टी एपिडेमिक रिक्वायर्स कॉपरेशन इंस्टेड ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट्स बैठे एक दूसरे की मदद करें, ये ज़रूरी है। मिलिट्री की फोर्स ना ही माइग्रेशन में काम करेगी, ना ही पब्लिक हेल्थ में। तो ये जो हमारे नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, इनको हमें डील करने के लिए न्यू फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, अब कैसे होगा ये कॉपरेशन, कैसे हम लोग जो है मिलके ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट से खुद को बचा सकते हैं? तो चलो पढ़ते हैं। तो कॉपरेशन कैन अकर एट वेरियस लेवल, बायलेटरल, दो कंट्रीज़ के बीच में भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, रीजनल भी, ग्लोबल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन, जब कोरोना वायरस चल रहा था तब WHO, ये वर्ल्ड बैंक, IMF, इनका क्या काम है? अब वर्ल्ड बैंक, IMF इकोनॉमी संभालते हैं, इकोनॉमी संभलेगी, पॉवर्टी नहीं होगी, कोशिश करें अगर ये, तो माइग्रेशन नहीं होगी। UN बहुत मसले संभालती है, UN के बहुत सारे अपने अलग अलग ब्रांचेस भी है। ठीक है, WHO हेल्थ देखेगी, बहुत सारी NGOs हैं जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, वेरियस चैरिटीज़ हैं जो ये नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज से हमें बचा सकती हैं। बिजनेस एंड कॉपरेशन इन्वॉल्व इन सोशल एंड इन इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स। ठीक है, कि गरीब कंट्रीज जो हैं वहाँ जाके हम MNC लगाएं, वहाँ भी जॉब्स प्रोवाइड करें, वहाँ बिजनेस करें, जिससे कि वहाँ पे गरीबी कम हो। ठीक है, फिगर्स लाइक नेल्सन मंडेला एंड मदर टेरेसा, ये इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं जिन्होंने कोशिशें करी हैं जिससे ये नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज जो हैं हमारी, उनसे लड़ सके, गरीबों की मदद हो पाए, जो डिजीज़ लोग हैं उनकी मदद हो पाए। ठीक है, यूज़ ऑफ फोर्स लास्ट रिजॉर्ट की तरह ही काम कर सकता है, जैसे टेररिज्म में तो करेगा ही, बट बाकियों में। मिलिट्री फोर्स में भी सैंक्शन बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एड्रेस सीवियर सिचुएशन सच एज व्हेन गवर्नमेंट हार्म देयर ओन सिटीजन। अब अगर ऐसा हो कि कोई कंट्री की गवर्नमेंट ही उनको बहुत नुकसान पहुंचा रही है और बहुत सिचुएशन हाथ से निकल गई, तब UN ऐसा कर सकता है कि वो आर्मी भेज के उनके लोगों को बचाए। कलेक्टिव एक्शन उस समय पे ज़रूरत है कि UN की इसको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी कंट्रीज मिलके जो है UN को एक आर्मी प्रोवाइड करे, जिससे कि वहाँ पे हम जाके उनके लोगों को बचा पाए। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी कंट्री के अंदर हम अपनी कंट्री को सिक्योर करने के लिए क्या क्या हमारे फैसले हमने लिए हैं। तो जैसे कि पता है आप लोगों को कि हमारे यहाँ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स तो हैं ही, गरीबी भी है, माइग्रेशन भी हो रही है, सब कुछ है, बट हमारे यहाँ ट्रेडिशनल भी बहुत सारे हैं, हमारे पड़ोसियों से भी हमारी बहुत सारे वॉर्स हुए हैं। तो इस वजह से हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल दोनों पे। तो सबसे पहला है हमारा स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी। पहला हमारा जो है, हमारी जो हाईलाइट है हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी का, कि हम अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। ऑलरेडी हम पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ चुके हैं 47-48 में, फिर 65 में, सिर्फ 71 में, फिर 1999 में, और चाइना के साथ भी हमने लड़ा है। तो इसलिए हमें मिलिट्री कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है। इसका एग्जाम्पल है जब हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा था 1998 में, वो इसलिए हमने करा था क्योंकि हमें अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना था। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टेस्ट करा था 1974 में, और बाकी हमारा पूरा फिर न्यूक्लियर वेपन हमारे पे रेडी हो गया था। स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल नॉर्म, हमने हमेशा कोशिश करी है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और हमारे अच्छे दोस्त हों, हमारे रिलेशन हो बाकी कंट्रीज से, और हम फेयर नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम के हमने साथ दिया था। जैसे हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं करा क्योंकि वो हमारे हक में नहीं होती, हमने बहुत सारी ग्लोबल एग्रीमेंट्स को भी साइन करा है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हमने माना। ठीक है, चाहे बाद में कुछ एमिशन से हमें एग्जेम्प्ट करा, बट हमने हमेशा जो है ग्लोबल लेवल पर अपनी एक, अगर आप
आप ना ग्लोब का साथ नहीं दोगे, मतलब आप बाकी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का साथ नहीं दोगे तो वो भी मुसीबत पड़ने पे तुम्हारा साथ नहीं देगी। तो हमने वहाँ से भी अच्छे रिलेशन बना रखे हैं। एड्रेसिंग इंटरनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो फेस थ्रेट्स फ्रॉम नागालैंड, मिजोरम, पंजाब एंड कश्मीर से हमने फेस करे हैं थ्रेट को। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी जो है बहुत अच्छे तरीके से और चले, और अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिनकी जो है उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाए तो हम उनकी बातों को सुने और समझें और उसको जो है आंसर करें। ठीक है, लास्ट जो नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज है उनसे लड़ने के लिए हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, पॉवर्टी को कम करने की कोशिश करें, इकोनॉमिक ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एसेंशियल मानी जाती है इन सभी नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में मिलिट्री रेडीनेस भी है कि हम अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करें, न्यूक्लियर वेपन भी बनाया हमने, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी है, इंटरनल स्टेबिलिटी भी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी है टू एनहांस द सिटीजन सिक्योरिटी। तो ये है हमारी मिलिट्री की सिक्योरिटी, हमारा इंटरनेशनल अलायंस बिल्डिंग या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमारा जो है। तो ये है हमारी इंडिया की सिक्योरिटी के जो है नॉर्म्स, हम इस तरीके से अपनी कंट्री को सिक्योर रखते हैं। तो विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे जहां हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया, वहां से जाके आप देख सकते हो। बाय बाय।